जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम एक्सप्रेस में। आज हम एक नई ऊर्जा के साथ आप लोग के लिए बेहद खास बहुत लाभकारी और एक बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला प्रैक्टिस सेट को लेकर आ रहे हैं, जिसे कह सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र आपके किसी भी एग्जाम के लिए परिप्रेक्ष्य के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। ये मैं पूरी दावा के साथ कह सकता हूँ। सबसे पहले जानिए कि जो क्वेश्चन का सेट है वो मैंने खुद से प्रिपेयर किया है और कंटेंट भी मैंने खुद से ऐड किया है। तो अब इस परीक्षा के लिहाज से जो अभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने सारे कंटेंट को डाला है, ध्यान से सुनिएगा। बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया। वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में आया। वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। उसके बाद राष्ट्रीय वन नीति 1988 ईस्वी में आया और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 2000 ईस्वी में आया और राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की स्थापना 2010 में हुआ। और कुछ महत्वपूर्ण समझौता को देखिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन लेयर से संबंधित है 16 सितंबर 1987 ईस्वी को आया, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। और ये भी याद रखिए कि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, उसी टाइम से 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। और याद रखिए 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया पुस्तक थी न्यूटन का, जिसमें न्यूटन ने अपनी गति नियम दिया था। और लेकिन यहाँ पे है 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। क्योटो प्रोटोकॉल आया जो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है 1997 में। हरित गृह गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सर्वाधिक जो उत्तरदायी गैस है जलवाष्प है, उसके पास आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है। उसके बाद आप एक आता है ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से है। और दो याद कर लीजिएगा, एक है काटोजोना प्रोटोकॉल। काटोजोना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा से है। वहीं नागोया प्रोटोकॉल, बता दें कि नागोया प्रोटोकॉल जापान के नागोया में 2010 में आया था, वो जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। तो आप दो चीज जरूर याद रखिएगा, एक है ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला क्योटो प्रोटोकॉल, जैव सुरक्षा वाला काटोजोना प्रोटोकॉल, और जैव विविधता संरक्षण वाला नागोया प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ऐसे भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 ईस्वी में। एक जो आप दो तरह का पारितंत्र पढ़े होंगे, प्राकृतिक पारितंत्र और कृत्रिम पारितंत्र। तो जो बगीचा हो गया वो कैसा पारितंत्र होगा? कृत्रिम पारितंत्र है। और बाकी समुद्र हो गया, झील, वन, ये सब प्राकृतिक पारितंत्र है। सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है जलवाष्प। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या कहाँ अवस्थित है? ध्यान सुनिएगा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु जो है कन्याकुमारी में अवस्थित है। ऐसे बात करें कि भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल में अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में। भारत का दक्षिणी बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार बृहत निकोबार में अवस्थित है। भारत का पूर्वी बिंदु किबुतु है। किबुतु का नया नाम हमारे भारत के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। भारत का पश्चिमी बिंदु सर्किक है। लेकिन मुख्य भूमि का जो अगर पूछे जाएगा कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। ठीक है, और भारत के तटीय बिंदु पूछा जाएगा तो केप कैमोरीन है, याद रखिएगा, ये भी याद रखिए। फिर आगे बढ़ते हैं कि भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती याद रखिए कि वो डेल्टा नहीं बनाती है, एक्सयूडी बनाती है। चाय की खेती के लिए सर्वाधिक कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो अम्लीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी का प्रयोग चाय की खेती के लिए। और लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग सर्वाधिक काजू की खेती के लिए किया जाता है। मानसून निर्वतन, मानसून निर्वतन का होता है जब उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी आती है, इसी को कहा गया मानसून निर्वतन। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? कराकस है, याद रखिएगा। और मिस्र की राजधानी काहिरा है। रूस की राजधानी मॉस्को है। इटली की राजधानी रोम है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। चीन की राजधानी बीजिंग है, वहां के राष्ट्रपति अभी जो है सी जिनपिंग है। अब बात करते हैं कि
कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः पाई जाती है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, याद रखिएगा। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? मौलिक कर्तव्य से। बता दें कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं थे, याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे? एक भी नहीं थे। बाद में 1976 में 42वां संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और 11वां मौलिक कर्तव्य है आपका शिक्षा का अधिकार, जिसका जो मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में वर्णित है। एक है न्यायोचित और मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता का संबंध उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 42 में, याद रखिए। अनुच्छेद 42 में जो है प्रसूति सहायता है आपका। अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी का अपरिवर्तनीय अधिकार है, यानी अब अनुच्छेद 37 के तहत किसी भारत का कोई भी न्यायालय डीपीएसपी को लागू नहीं कर सकता। आप भली बातें जानते होंगे कि जो मौलिक अधिकार है और डीपीएसपी है, मौलिक अधिकार वाद योग्य है और इसके लिए आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। लेकिन वहीं पे डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हिंदी में राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत कहते हैं, ये वाद योग्य नहीं है। इसका वर्णन अनुच्छेद 37 में है। फिर अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के गठन की व्यवस्था है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में रोजगार की व्यवस्था है। अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता का जो विवरण है। अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योग, जैसे मनरेगा वगैरह को जोड़ा गया अनुच्छेद 43 के तहत ही। अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की व्याख्या है। अनुच्छेद 45 में 0 से 6 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, जो आंगनबाड़ी में जो शिक्षा दी जाती है, अनुच्छेद 45 के तहत। अनुच्छेद 46 में SC ST के लिए विशेष शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 47 में ही आपका जो मद्यपान निषेध है, यानी अनुच्छेद 47 के तहत ही बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून को लागू किया। अनुच्छेद 48 में है जो वन और वन जीव के प्रति आप क्रूरता नहीं कर सकते, यानी कह सकते हैं कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया अनुच्छेद 48 का प्रयोग करके। अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय स्मारकों का सुरक्षा, उसका प्रबंधन। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथककरण। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय समझौता, अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति जिसे कहा गया फॉरेन पॉलिसी, अनुच्छेद 51 में वर्णित है। अनुच्छेद 52 जो है राष्ट्रपति का पद है। ठीक है, हम बात करते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में। विचार कीजिए तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद है, अनुच्छेद आप बताइएगा किसमें है? 148 में है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कर्तव्य है अनुच्छेद 149 में है। ठीक है, अनुच्छेद और नियंत्रक महालेखा परीक्षक और लोक लेखा समिति एक गाइड मित्र के रूप में काम करती है। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट देगी किसको? आपका संसद को, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, याद रखिएगा। ठीक है, रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है रीट जारी करना। याद रखिए कि अगर आप मौलिक अधिकार हनन हुआ, तो मौलिक अधिकार हनन के आरोप में आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके। वहीं पे मौलिक अधिकार हनन हुआ है तो आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अनुच्छेद 124 में, हाई कोर्ट की स्थापना अनुच्छेद 214 में, और केंद्रशासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था अनुच्छेद 241 में किया गया। यह बहुत पॉइंटेबल बात है। अगर मौलिक अधिकार हनन के मामले में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके। अनुच्छेद 32 में ही को ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया और इसीलिए बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा, जिसके तहत 5 रीट जारी कर सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। ठीक है, जो सब मानव के सर्वाधिक हित की सुरक्षा करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो याद रखिए कि दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन है 52वां। ये आया था आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 में, और इस यह जो संबंधित है 10वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, सर्वप्रथम याद रखिए कि सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान आया था। इसे 3 चीज याद कीजिए कि सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान आया 1892 के अधिनियम के तहत।
और सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान आया 1919 के अधिनियम के तहत। और आपका पृथक निर्वाचन पद्धति मुस्लिमों के लिए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति लाया गया था लॉर्ड मार्ले मिंटो द्वारा, यानी मार्ले उस समय भारत के राष्ट्र सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। 1909 में लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार आयोग, जिसके तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की बात कही गई थी। 3 चीज याद कीजिए। सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष चुनाव प्रावधान आया भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। फिर सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन, जो डायरेक्ट इलेक्शन वाला जो प्रावधान आया था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। पृथक निर्वाचन पद्धति आया था मुसलमानों के लिए 1909 के ईस्वी के तहत। और सिख, ईसाई और बाकी अन्य लोगों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति आया था 1919 के अधिनियम के तहत। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। 1919 अधिनियम के तहत ही पहली बार महिलाओं को मताधिकार का प्रयोग मिला था। और 1919 अधिनियम के तहत ही पहली बार 1922 में इलाहाबाद में आईसीएस की परीक्षा आयोजित किया गया था। और इसी के बाद 1924 में विधि आयोग का गठन किया गया था। और लीग कमीशन के सिफारिश पर 1926 में लोकसभा में भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग बनाया गया था, याद कीजिएगा। बात करते हैं कि प्रधानमंत्री के पद की चर्चा है अनुच्छेद 75 पे, ठीक है। और अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन की बात करते हैं। और इस पर दरोगा में जो पूछा गया था क्वेश्चन, तो 3 प्रधानमंत्री से 3 जो अनुच्छेद है बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, 74, 75 और 78। 74 में मंत्री जो परिषद है उसका गठन की बात किया गया, यानी राष्ट्रपति अपने सलाह के लिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे अनुच्छेद 74 के तहत। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का पद की चर्चा है। और अनुच्छेद 78 है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि कोई भी सूचना अपने राष्ट्रपति को देगा। वहीं राज्य में अगर बात करें, अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि कोई भी सूचना राज्यपाल को देगा। यानी प्रधानमंत्री का पद 75 में, प्रधानमंत्री का कर्तव्य 78 में। वैसे ही मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य है अनुच्छेद 167 में है। और 165 में क्या है बताइएगा, महाधिवक्ता। जैसे बात करें महान्यायवादी का पद की चर्चा अनुच्छेद 76 में, 76। महान्यायवादी भारत का प्रथम न्यायाधिकारी होता है जो भारत के किसी भी सदन में भाग ले सकता है लेकिन मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। और अब राज्य लेवल पे होता है महाधिवक्ता, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 165 में है, ठीक है। बात करते हैं प्रातः काल शांति की भूमि कहा गया दक्षिण कोरिया को, और डूबते हुए सूर्य का देश कहा गया ब्रिटेन को। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाते हैं, भाई कब मनाते हैं, 22 मार्च को। 22 मार्च को ही बिहार दिवस में मनाते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा, झारखंड सहित बंगाल से अलग हुआ था। फिर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हुआ, ठीक है। और फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ। इस सर्वप्रथम 22 मार्च को जो है आपका जल दिवस मनाते हैं और बिहार दिवस भी मनाते हैं। तो बताइएगा कि 22 मार्च 2023 को बिहार ने अपना कैमा स्थापना दिवस मनाया होगा। तो याद रखिए, मैं भी बता देता हूं कि 22 मार्च 2023 को बिहार ने अपना 111वां स्थापना दिवस मनाया था। बात करते हैं 28 फरवरी को मनाते हैं विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं, क्योंकि 28 फरवरी को 1930 ईस्वी को आपका प्रकाश की परिक्रमा खोज के लिए, ठीक है, सीवी रमन को नोबेल प्राइज दिया गया था। इसलिए 28 फरवरी को तब से विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 जून को योगा दिवस के रूप में मनाते हैं। और 21 जून 2023 का थीम था योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। बात करते हैं स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था, याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। 1905 में ही लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था 19 जुलाई 1905 को। इसी के परिप्रेक्ष्य में स्वदेशी आंदोलन रखा गया 7 अगस्त 1905 को, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजित हो गया, ठीक है। और स्वदेशी आंदोलन का अखिल भारतीय स्तर पर नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व किया था हैदर रजा खान ने। और स्वदेशी आंदोलन का मद्रास में नेतृत्व किया पी चिदम्बरम पिल्ले ने। और स्वदेशी आंदोलन का पंजाब में नेतृत्व किया लाला लाजपत राय ने। और पुणे में महाराष्ट्र में नेतृत्व किया बाल गंगाधर तिलक ने, याद रखिएगा। और आपको पता ही होगा कि
1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग किया, और उसके एक साल बाद 1907 में जो सूरत अधिवेशन था, जिसके अध्यक्षता रास बिहारी बोस करा रहे थे, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया गरम दल और नरम दल में। ठीक है, फिर एक 1908 के मद्रास अधिवेशन हुआ, और फिर वही जो कांग्रेस फूट हुई थी 1907 में, फिर 1916 में एक हो जाता है, जिसे लखनऊ पैक्ट कहा गया। 1916 के लखनऊ में हुआ था, वहां जिसमें अध्यक्ष थे बी राघवाचारी, उसमें गरम दल और नरम दल एनिवेशन के मध्यस्थता से एक हुआ था, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना के मध्यस्थता से एक हो गया था। अब आगे बात करते हैं, कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो 14 जून 1947 को कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किया था, और 3 जून 1947 को मुस्लिम लीग ने पारित किया था। याद रखिएगा, पहले मुस्लिम लीग करता है, उसके बाद कांग्रेस की कार्य समिति ने 14 जून 1947 को भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित करता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? याद रखिए कि 9 दिसंबर संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आयोजित किया गया था। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड बेबल, और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के जो बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, और सच्चिदानंद सिन्हा ने स्वयं संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष नियुक्त किया था फ्रैंक एंथोनी को। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था एच.सी. मुखर्जी। और फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वदेशी का प्रस्ताव पेश किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया। वही उद्देश्य का बाद में प्रस्तावना चला। ठीक है, प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का हृदय कहा, याद कीजिएगा। बात करते हैं, मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किया। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार उन्हें कब फांसी दिया? तो याद कीजिए, मंगल पांडे का संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से है, और मंगल पांडे का जन्म स्थान बलिया उत्तर प्रदेश से था, और मंगल पांडे को जो गिरफ्तार किया गया 29 मार्च 1857 को, और फिर 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे अगर बात करें कि 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ में 10 मई 1857 ईस्वी को, मेरठ के जो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा, ये जो आधिकारिक तौर पर, लेकिन मंगल पांडे जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे, वहां बैरकपुर से शुरुआत किया गया था। तो मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को गिरफ्तार कर लिया गया था, और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। बात करते हैं, वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ? वहाबी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा, तो पहले रहा उसकी बात करते हैं। वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना रहा, और वहाबी आंदोलन का नेतृत्व करता थे सैयद अहमद। ठीक है, इसका प्रमुख केंद्र पटना रहा, बंगाल बिहार उड़ीसा सहित रहा। इसमें जो इसका वहाबी आंदोलन का जो क्षेत्र नहीं रहा वो असम में नहीं रहा। और याद रखिए कि असम का सिलहट जिला भारत विभाजन के प्रस्ताव में वो भारत की तरफ से वोटिंग नहीं किया था, याद कीजिएगा। ठीक है, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। एक है पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक है B.S. नायपॉल। ठीक है, सूरत की संधि हुई थी, बताइए कब हुई थी? 1775 ईस्वी में। पूना की संधि हुआ था 1817 ईस्वी में, और पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुआ था राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच, याद कीजिएगा। और उसी के बाद शिवाजी को जयपुर भवन में कैद कर लिया जाता है, फिर वहां से उनको आगरा के जो दीवाने आम में, जहां औरंगजेब के समक्ष पेश किया जाता है, याद कीजिएगा। उसका देवगांव की संधि हुई थी आपका 1803 में। मैंने आपको बताया हुआ है। युद्ध से याद कीजिए, कर्नाटक युद्ध जो है अंग्रेजों और फ्रांसों के बीच हुआ, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1748 से 49 के बीच हुआ, प्रथम कर्नाटक युद्ध, जिसका एक्सला चापर संधि के द्वारा यह खत्म होता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच हुआ, जिसमें पांडिचेरी के संधि के द्वारा खत्म हुआ। और तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ 1756 से 63 के बीच, जो सप्तवर्षीय युद्ध का भाग था, जो पेरिस की संधि से खत्म हुआ। और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से संबंधित था पहला कर्नाटक युद्ध। ठीक है, तो वो जो एक्सला चापर संधि के तहत खत्म होता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, पहला 1748 से 49 के बीच पहला कर्नाटक युद्ध एक्सला चापर संधि के से खत्म होता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच,
पांडिचेरी की संधि से। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के बीच चलता है, जो सप्तवर्षीय युद्ध का भाग था, पेरिस की संधि से। फिर आप आइए मैसूर की युद्ध के बारे में, आंग्ल मैसूर युद्ध। सबसे पहले बता दें 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बनता है। 1766 से 67 के बीच पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ठीक है, जो जिसमें हैदर अली का विजय हो जाता है और पहला आंग्ल मैसूर युद्ध के साथ संधि रखी जाती है मद्रास की संधि। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 67 के बीच मद्रास की संधि। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच दूसरा आंग्ल जो मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84 के बीच मैंगलोर की संधि। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1799 में होता है, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, फिर मैसूर पर अंग्रेजों का शासन हो जाता है। अब एक याद कीजिए, आंग्ल मराठा युद्ध, अंग्रेजों और मराठाओं के बीच पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है। तो ये दोस्तों, ये 10 मिनट में स्पेशल में आपका आज इतना ही, समय खत्म होता है। 10 मिनट का 20 मिनट हो गया, बोलते बोलते पता ही नहीं चला कब हो गया। तो ये जो है आपका एक तरह का ब्रह्मास्त्र है, जो आपको किसी भी परीक्षा में निसंदेह आपको काम आएगा ही आएगा। इसको मैंने पूरे कंटेंट को मैंने खुद से लिखा है और खुद से बनाया है, तो इसको सुन के बताइएगा कैसा लगा और अपने तैयारी को एक बेहतर फॉर्मेट दीजिए। इसी शुभकामनाओं के साथ, जय हिंद।